हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड राजस्थान जीके, जिसके अंदर आज हमारा चौथा अध्याय होगा राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। राजस्थान अध्ययन की हमारी बुक चल रही है 6 क्लास की, उसका आज हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे। तो चाहिए शुरू करते हैं। आज हमारा चौथा अध्याय जो सभ्यताओं से संबंधित है। तो हम राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण जो सभ्यता स्थल हैं उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सेशन आप सभी के लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अध्याय 4, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सभ्यता किसे बोलते हैं। तो सभ्यता यानी कि सभ्यता यानी कि उत्खनन, किसी क्षेत्र का उत्खनन करके वहाँ से हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं और जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे पहले कुछ नगर या कोई पहले गांव बसा हुआ था और किसी प्राकृतिक आपदा द्वारा उस गांव का, उस शहर का विनाश हो जाता है, जिसके कारण वे वहाँ से पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं और कुछ सालों बाद किसी के द्वारा वहाँ पर फिर से वापस खोद करके या उत्खनन द्वारा खोद करके वहाँ से कोई साक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। तो उस क्षेत्र को हम सभ्यता स्थल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ से जैसे कोई पत्थर के अस्त्र शस्त्र और या उपकरण वहाँ से खोद करके प्राप्त किए जाते हैं, तो वो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सभ्यता स्थल कहते हैं। तो सभ्यता के लिए अनेक जैसे 3 महत्वपूर्ण काल रहे हैं, जैसे पाषाण काल, कांस्य युग काल, ऐसे। तो हम इनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी सभ्यता किस काल के अंदर आती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पाषाण कालीन सभ्यता कौन कौन सी हैं, या फिर प्रस्तर युगीन सभ्यता कौन कौन सी हैं। पाषाण कालीन सभ्यताओं के अंदर डीडवाना जायल, विराटनगर जो जयपुर के अंदर आती है, बागोर भीलवाड़ा के अंदर आती है, तिलवाड़ा जो बालोतरा के अंदर आती है, तिलवाड़ा, और विभिन्न नदियों के किनारे जो बसे हुए स्थल हैं जैसे बनास, बेड़ज, गंभीरी, इनके किनारे जो बसे हुए सभ्यता स्थल है वो पाषाण कालीन या प्रस्तर युगीन सभ्यता स्थल के अंदर आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ताम्र या फिर कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में देखते हैं। तो ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता कौन कौन सी हैं, तो वो हैं गणेश्वर जो नीमका थाना के अंदर स्थित है, बेणेश्वर जो डूंगरपुर के अंदर स्थित है, अहाड़ जो उदयपुर के अंदर स्थित है, और कालीबंगा जो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। ये हो जाएगी कौन सी, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएंगी। तो इनके बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे। एक बार आपको थोड़ा सा काल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं लोहा युगीन सभ्यता कौन कौन सी हैं। तो लोहा से संबंधित जो सभ्यता होती है वो हो जाएगी लोहा युगीन सभ्यता है। यानी इसके अंदर कौन कौन सी आएगी, तो इसके अंदर आ जाएगी सुनारी, झुंझुनू के अंदर थी, अब नीमका थाना में स्थित है। रेड जो टोंक के अंदर स्थित है, नगर टोंक के अंदर स्थित हैं, और नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित हैं। तो ये हो जाएगी लोहा युगीन सभ्यताएं। हमें इसके अंदर हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस प्रकार पूछा जाएगा, जैसे कि हमें जैसे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि लोहा युगीन सभ्यता कौन कौन सी हैं, और फिर इसके अंदर एक तो दे दिया जाएगा जैसे सुनारी दे दिया, इसके अंदर सुनारी ऑप्शन आ जाएगा, और 2 ऑप्शन अदर आ जाएगी जैसे कि गणेश्वर, अहाड़ और तिलवाड़ा दे देंगे। और इसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर लोहे युगीन सभ्यता कौन सी है, तो इसके अंदर राइट ऑप्शन हो जाएगा सुनारी झुंझुनू। तो ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ताकि कंफ्यूज नहीं हो। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में, जो एक ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट कालीबंगा सभ्यता पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस जिले के अंदर स्थित है, तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ।
और ये कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी का ही पुराना नाम सरस्वती नदी हुआ करता था और घग्गर नदी को ही द्वस्वती नदी भी कहा जाता है। इसके बाएं तट पर यह कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता है इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा 1951-52 के अंदर की गई थी और इसके खुदाई का कार्य या उत्खनन बीबीलाल और बीके थापड़, एम.डी. खारे और जे.पी. जोशी द्वारा इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की और इसका उत्खनन किसने किया। जैसे कि किसी कोई व्यक्ति है जो अमल खा के आया, घर पे अमल खा के आते हैं, ऐसे याद रख लें। अमल खा के आया तो बीबी ने थप्पड़ लगाया, अमल खा के आया तो बीबी ने थप्पड़ लगाया, बीबी जोश में आ गई और उसने थप्पड़ लगा दिया। जैसे अमल से हो जाएगा अमलानंद घोष, बीबी से हो जाएगा बीबीलाल और थप्पड़ से हो जाएगा बीके थापड़, खा के आए से हो जाएगा एम.डी. खरे और बीबी जोश में आकर थप्पड़ लगा दी यानी जे.पी. जोशी। थोड़ा सा हिट है जो आपको पेपर के अंदर आसानी से याद आ जाएगा, थोड़ा सा अगर ध्यान में रखोगे तो चलिए आगे देखते हैं। ये कालीबंगा सभ्यता है, ये पूर्व हड़प्पाकालीन, यहाँ से अवशेष मिलते हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं, हड़प्पाकालीन सभ्यताओं के यहाँ से अवशेष मिलते हैं और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यताओं के यहाँ पर जो अवशेष मिलते हैं। जो कालीबंगा सभ्यता है इसका उत्खनन है कितने स्तरों के अंदर किया गया था? तो 5 स्तरों के अंदर इसका उत्खनन किया गया था। उत्खनन का कार्य है 5 स्तरों के अंदर कंप्लीट हुआ था कालीबंगा का। अब हम देख लेते हैं नोट। कालीबंगा में कच्ची ईंटों की अधिकता रही है, इसीलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि दीनहीन बस्ती किस सभ्यता स्थल को कहते हैं? तो कालीबंगा सभ्यता को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, इसीलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। अब हम देखते हैं आगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता कालीन एक नगर मिला यहाँ से। सिंधु सरस्वती सभ्यता कालीन यानी सिंधु पुरानी नदी हुआ करती थी, उस सभ्यता कालीन यहाँ पर नगर मिला है। ईंटों से निर्मित यहाँ पे मकान है, ये ईंटों से निर्मित हैं। 4-5 यहाँ पर बड़े कमरे और कुछ छोटे कमरे भी यहाँ से मिले हैं। जल निकासी हेतु नालियाँ, यानी कि जल निकासी के लिए जो नगर है उसके अंदर जल निकासी के लिए नालियाँ बनी हुई हैं। कुछ नालियाँ हैं वो ईंटों की बनी हुई हैं और कुछ लकड़ी की बनी हुई यहाँ से प्राप्त हुई हैं हमें। ये सारे के सारे उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो आगे देखते हैं कालीबंगा से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो यहाँ से 7 अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं हमें। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 7 अग्निवेदिकाएँ किस सभ्यता स्तर से प्राप्त हुई हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। नगर की प्राचीर के बाहर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ से गेहूँ कौन कौन सी फसलें यहाँ से मिली है हमें? तो यहाँ से यहाँ के जो लोग थे वो गेहूँ, चना, जौ, सरसों और कपास इन सभी से परिचित थे और इन सब का यहाँ पर उत्पादन होता था। एक साथ 2 फसलों के बोए जाने के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि एक साथ 2 फसलों के बोए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। गाय के मुख वाला प्याला मिला है, तांबे का बेल मिला है। तांबे का बेल यानी मूर्ति कला से परिचित है, मूर्तियाँ बनाते थे, तांबे का बेल मिला है। कांस्य से दर्पण मिला है। हाथी के दांत के कंघा मिला है, तो हाथी दांत का कंघा मिला है, यानी कि उनको हथकर का कार्य होता है वो उनसे भी वो परिचित हुआ करते थे। जैसे मिट्टी बनाना, कांच की मणियाँ बनाना, ये सब यहाँ पर बनाए जाते थे। यहाँ के अवशेष मिले, इनके मिले हैं। यहाँ से खिलौना मिला है, मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं, कांच की मणियाँ मिली हैं। आगे देखते हैं। फर्श पर अलंकृत जो ईंटें होती हैं उनका प्रयोग किया गया था यहाँ पर। बहुत ही मतलब शानदार अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिला है, किससे? कालीबंगा से मिला है। बेलनाकार तंदूर मिला है यहाँ से, यानी कि तंदूर जो बेलनाकार तंदूर होता है उनसे ये परिचित है। गोलाकार कुआं मिला है। कुआं यानी कि ये जो लोग थे वो पाताल से पानी निकालने के लिए कुआं का प्रयोग करते थे। ये कुआं खोदा और सीधे पाताल से ये पानी निकालते थे।
छिद्रित खोपड़ी, छिद्रित खोपड़ी यानी कि शल्य चिकित्सा का जो प्रमाण है वो यहाँ से मिलता है कालीबंगा से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि छिद्रित खोपड़ी या शल्य चिकित्सा का प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अंडाकार कब्र मिली है यहाँ से। अंडाकार कब्र का मतलब है जो चिरायु कब्र बोलते हैं जैसे, यानी किसी किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके साथ किसी पशु को दफनाया जाता था, उसे चिरायु कब्र या अंडाकार कब्र कहते थे। इस सभ्यता को दशरथ शर्मा ने, तो दशरथ शर्मा लेखक हुए हैं, उन्होंने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिंधु जो सभ्यता है इसकी तीसरी राजधानी किसने कहा था। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा, ये किसके द्वारा किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये दशरथ शर्मा द्वारा कहा गया था कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी। अब आगे बढ़ते हैं। दोहरे परकोटे वाले नगर के साक्षी मिले हैं, यानी कि ये जो गढ़ है, ये तो गढ़ का परकोटा हो गया, ये अंदर इसके गढ़ हो गया, और इसके चारों ओर जो ये एक और परकोटा हो गया, जैसे शहर है इसके चारों ओर, तो इसे बोलते हैं, जैसे ये शहर के चारों ओर हो गया, ये गढ़ के चारों ओर हो गया, तो इसे बोलते हैं दोहरा परकोटे वाला परकोटा, दोहरा परकोटा बोलते हैं, जो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से भूकंप के साक्षी प्रमाण मिले हैं या साक्षी मिले हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूकंप के साक्षी कहाँ से मिले हैं, तो ये मिलते हैं कालीबंगा से। अब हम देखते हैं सोंती सभ्यता। नोट, सोंती सभ्यता ये कहाँ पर स्थित है, ये बीकानेर के अंदर स्थित है सोंती सभ्यता, जिसका उत्खनन 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा किया गया था, और इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है, तो सोंती सभ्यता बीकानेर को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से गुलाबी मृतभांड प्राप्त हुए हैं, हमें क्या मिलते हैं, गुलाबी मृतभांड मिलते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता, जो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता वो कंप्लीट हो गई, और इसके बाद शुरू करते हैं आहड़ सभ्यता। तो चलिए आहड़ को देख लेते हैं। आहड़ सभ्यता है, इसे इसका अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो आहड़ सभ्यता को अघाटपुर कहा जाता है, ताम्रवती नगरी कहा जाता है, और धूलकोट कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जैसे ताम्रवती नगरी किस सभ्यता स्थल को कहते हैं, तो आहड़ सभ्यता स्थल को कहते हैं। धूलकोट किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है, तो आहड़ को कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये उदयपुर के अंदर स्थित है आहड़ सभ्यता। उदयपुर में आयड़ या बेड़स नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसे। चलो आगे देख लेते हैं। इसकी खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी, और इसका उत्खनन H.D. सांकलिया जिन्होंने और R.C. अग्रवाल द्वारा 1961-62 के अंदर इसका उत्खनन का कार्य पूर्ण किया गया था। किसके द्वारा, H.D. सांकलिया और R.C. अग्रवाल द्वारा। और खोजकर्ता कौन थे, अक्षय कीर्ति व्यास थे, जिन्होंने 1953 में तो खोज की, और 1961-62 में H.D. सांकलिया ने इसका उत्खनन कार्य किया। तो चले आगे देखते हैं। जो आहड़ सभ्यता है इसमें मकान कैसे मिले हैं, तो इसमें मकान है, मकान की दीवारें मिट्टी व पत्थर से बनी हुई हुआ करती थी, और यहाँ की छत है वो बांस व केलों की बनी हुई थी। जो मकान की जो दीवारें होती थी वो तो मिट्टी और पत्थर की बनाई हुई थी, और बांस और केलों से यहाँ का छत का निर्माण हुआ था। और ये आहड़ भाषी लोग ये चावल से परिचित है, यानी कि इनका खाद्य पदार्थ था चावल। अब हम नोट देख लेते हैं। बनास की सहायक नदियों के आसपास इसका विकास हुआ था, इसे इसलिए बनास संस्कृति भी इसी को कहा जाता है। बनास की जो सहायक नदियाँ हैं इनके आसपास यह आहड़ सभ्यता विकसित हुई, और इसी कारण इसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाने लगा। आगे देख लेते हैं। बड़े बड़े कमरों, यहाँ के बड़े बड़े कमरे मिले हैं जिनको क्या बोलते थे, ओ बड़े बड़े कमरों को और के अंदर विभाजित किया जाता था, यानी और से मतलब हो जाएगा छोटे कमरों के अंदर, यानी कि एक जैसे ये सारा बड़ा हॉल है, और इसको ऐसे अनेक जो छोटे छोटे हॉल होते हैं, कमरे होते हैं, उनके अंदर विभाजित कर दिया। और ये जो बनी हुई दीवारें होती थी इनको क्या कहते थे, ये किसकी बनी होती थी, तो ये बांस और
मिट्टी की बनी हुई होती थी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम नोट देखते हैं। बड़े कमरों के बीच बांस की पट्टी लगाकर और मिट्टी चढ़ाकर इनको अलग छोटे छोटे कमरे बनाते थे, जो आपने देख लिया। तो चलिए आगे देखते हैं। 4 से लेकर के 6 चूल्हे के एक साथ यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी 4 से 6 चूल्हे तक के एक साथ यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो किसके प्रमाण है? जो संयुक्त परिवार प्रथा का प्रमाण मिलता है, यानी कि और सामूहिक भोजन का साक्ष्य मिलता है। यानी अगर संयुक्त परिवार होगा तो भी उनके खाना पकाने के लिए मतलब अधिक चूल्हों की ज़रूरत होती है, और अगर सामूहिक भोजन अगर करना होता है तो भी वो खाना पकाने के लिए बहुत से चूल्हों की ज़रूरत होती है। यानी 4 से लेकर के जो 6 चूल्हे हैं वो यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? आहड़ से, उदयपुर से मिले हैं। आगे देखते हैं। तंदूर या फिर भट्टी, जो तांबा गलाने के लिए प्रयोग में आती थी। तांबा गलाने की भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि तांबा गलाने की भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वह आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुई हैं। आहड़वासी लोग थे, वो बर्तन बनाने के अंदर दक्ष थे, जिन्हें अलंकार युक्त यानी कि इन्हें मर्दभांड कहा जाता था। जो यहाँ के बर्तन बनाते थे आदिवासी लोग, इन्हें क्या कहते थे? मर्दभांड कहते थे, जो अलंकार युक्त होती थी। नोट। अनाज रखने के मृदभांड बनाते थे, जिन्हें गोरे, कांठे या कोठे कहा जाते थे। गोरे, कोठ या कोठे कहते थे। क्या किसे क्या बोला जाता था? जो अनाज रखने के जो पात्र होते थे, वस्तु होती थी, उसे क्या बोलते थे? गोरे, कोठे या कोट कहते थे। इस सभ्यता स्थल से टेराकोटा की वृषण मूर्तियाँ मिली है, जिन्हें हमें बनासियन वुल कहते हैं। वृषभ मूर्तियाँ। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जैसे वृषभ मूर्तियाँ हैं जिन्हें बनासियन वुल कहा जाता था, ये किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई हैं? ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई हैं वृषभ मूर्तियाँ। आगे देखते हैं। उत्खनन के दौरान यहाँ से कौन कौन से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो उत्खनन के दौरान तस्तरी, दीपक, धूपदान, कटोरी, मटके, कलश, चूड़ी, खिलौने आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ 26 किस्म के जो मणके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 26 किस्म के मणके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से एक मुद्रा पर त्रिशूल व अपोलो देवता का चित्रकन मिला है। 6 तांबे की मुद्राएं मिली। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सभ्यता स्थल से त्रिशूल या अपोलो देवता की चित्रकन युक्त मुद्राएं मिली हैं? तो कहाँ से मिले हैं? आहड़ उदयपुर से मिली हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ से 3 मोहरें मिली हैं। कौन कौन सी 3 मोहरें? वियतम विष, पलितस, तातीत तोमसन की जो मुद्रा है ये इसकी मिली है, पलितास की मिली है, वियतम विष की मिली है। तो ये थोड़ा सा देख लेना। और यहाँ से मरण मूर्ति, तांबे के पात्र, तांबे की कुल्हाड़ी और छुरा, ये यहाँ से आदि मिले हैं। इसके आगे देख लेते हैं। नोट। इस सभ्यता के विध्वंस के बाद यहाँ के लोग उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड और भगवानपुरा जो नए सभ्यता स्थल है इनको बसाया। यानी कि आहड़वासी जो लोग थे, इन्हीं के द्वारा ही गिलुंड और भगवानपुरा जो नए सभ्यता स्थल है इनका इन्होंने विकास किया या फिर इनको बसाया था। तो चलिए इनके बारे में अब हम देखते हैं। जो आहड़ सभ्यता का स्थल है गिलुंड, उसके बारे में देख लेते हैं। गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद के अंदर स्थित है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आहड़ सभ्यता राजसमंद जिले के अंदर स्थित है, जो बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। जो बनास नदी के किनारे विकसित हुई, इससे मोड़िया मगरी भी कहते हैं। किससे कहते हैं? गिलुंड जो सभ्यता है इसे मोड़िया मगरी भी कहा जाता है।
यानी मौर्य मगरी किस सभ्यता स्थल को कहते हैं? तो किलुंड जो सभ्यता है इसको कहा जाता है। इसकी खोज 1957-58 के अंदर बीपी लाल द्वारा इसकी खोज की गई थी। नोट, आहड़ का ये जो स्थल है वो आहड़ का ही स्थल है, लेकिन आहड़ के अंदर कच्चे ईंटों का प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पर किस पक्के ईंटों का प्रयोग हुआ था। यानी आहड़ जो सभ्यता स्थल था वहाँ पर कच्चे ईंटों का प्रयोग हुआ था और यहाँ पर पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था। आगे देख लेते हैं। स्तंभ ग्रंथ के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। 5 प्रकार के मृतपांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मृतपांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं बालाथल। बालाथल के बारे में पढ़ लेते हैं। जो वल्लभनगर उदयपुर के अंदर स्थित है बालाथल, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालाथल जो सभ्यता है ये कहाँ पर स्थित है? वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? वीरेंद्र नाथ मिश्र यानी वीएन मिश्र द्वारा 1962-63 के अंदर इसकी खोज की गई और उत्खनन का कार्य 1993 के अंदर ये भी वीएन मिश्र द्वारा ही किया गया था। ये सभ्यता स्थल आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। कौन सा? बालाथल जो सभ्यता स्थल है ये आहड़ सभ्यता स्थल से संबंधित हैं। यहाँ से 11 कमरे वाला एक बड़ा भवन मिला है, यानी कि 11 कमरों का एक बड़ा भवन मिला है जो दुर्ग का अवशेष है। 11 कमरों का भवन मिला है, इसका मतलब वो बहुत बड़ा है और इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? इसको दुर्ग का अवशेष बोला जाता है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किस सभ्यता स्थल से दुर्ग का अवशेष मिला है, तो वो बालाथल वल्लभनगर उदयपुर से मिला है। तो चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था, जो बालाथल की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था से मतलब है यहाँ पर कृषि कार्य, पशुपालन और शिकार का कार्य एक साथ किया जाता था, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कृषि, पशुपालन और शिकार के शख्स किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं? बालाथल उदयपुर से प्राप्त होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कर्णफूल, गले के हार और गले के हार की लटकन जो यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हाथ से बुना हुआ वस्त्र किस सभ्यता से मिला है? तो हाथ से बुना हुआ जो वस्त्र है वो बालाथल सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। लोहा गनगन की जो भट्टियों के अवशेष है वो कहाँ से मिलते हैं? वो बालाथल से मिलते हैं। कृष्ट रोगी कंकाल कृष्ट रोगी का कंकाल यहाँ से प्राप्त होता है। योगी मुद्रा में सावधान यहाँ से प्राप्त होता है। लाल लेप वाली मृद भांड यहाँ से प्राप्त होते हैं और यू आकार के चूल्हे यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना के अंदर स्थित है वर्तमान के अंदर, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता किस जिले के अंदर स्थित है? तो वर्तमान के अंदर ये नीम का थाना जो जिला आता है उसके अंदर स्थित है, जो कांतली नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपको पूछा जाएगा ताम्रयुगीन जो सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता स्थल को कहते हैं? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, जिसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है, जिसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ये सारे किसके नाम हैं? तो गणेश्वर सभ्यताओं के नाम हैं। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। गणेश्वर सभ्यताएं इसकी खोज करने वाला कौन था? खोजकर्ता कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल। इनके द्वारा 1972-73 के अंदर इसकी खोज की गई थी। जितनी भी सभ्यता स्थल है इनके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इनको तो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं खोजकर्ता के बारे में। तो जैसे गणेश्वर सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई थी। और उत्खनन का कार्य था ये भी किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। और साथ में थे विजय कुमार, जो 1978 के अंदर इसका उत्खनन का कार्य पूर्ण हुआ था। ये 2800 से 2000 ईसा पूर्व की संस्कृति रही है। और यहाँ से तांबे का बांगर, तांबे का छुरा, उस्तरा और अंगूठी यहाँ से प्राप्त हुई है। तांबे का छुरा मिला है, उस्तरा मिला है और अंगूठी वो जो यहाँ से प्राप्त हुई है, बाणागर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखना है।
उसके बाद पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये भाग पूछा गया क्वेश्चन है कि मछली पकड़ने का जो कांटा है ये किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो वो जो गणेश्वर सभ्यता है, नीम का थाना के अंदर स्थित है, उससे प्राप्त हुआ है। और यहाँ से पत्थर के बांध व मकान प्राप्त हुए हैं। दोहरी पेचदार सिरे वाली यहाँ से पिन प्राप्त हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन कहाँ से प्राप्त हुई हैं, किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। तो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रपस वर्णी जो मृदभांड है या फिर गेरुआ मृदभांड है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। क्रपस वर्णी मृदभांड किसे कहते हैं। तो काले और जो नीले रंग के अलंकृत मृदभांड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रपस वर्णी मृदभांड बोलते हैं। ये आपको ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रपस वर्णी मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये गणेश सिक्के से प्राप्त हुए हैं। नालीदार प्याला कहाँ से प्राप्त हुआ है। नालीदार प्याले से मतलब हो गया कि जैसे कि ये प्याला है और इसके ये लंबी सी एक नाली लगी हुई है, जिसे मतलब इसमें कुछ रखते हैं और इसे, तो इसे क्या बोलते हैं, नालीदार प्याला बोलते हैं। थोड़े से ध्यान रखना है ये। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से विभिन्न प्रकार के अलंकृत मिट्टी के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के पूर्व के भी यहाँ पर बर्तन मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति इसके पूर्व के यहाँ पर बर्तन मिले हैं। लाल मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी के बर्तन, हांडी, ढक्कन, मृतबान, कलश, प्याले, तसले आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेरार सभ्यता। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सभ्यता रही हैं, जो मौर्य काल की बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बेरार सभ्यता है, ये किस जिले के अंदर स्थित है। वर्तमान के अंदर ये कोटपुतली बेरोड जिला है, जो जयपुर से अलग हुआ है उसके अंदर स्थित है। पहले ये जयपुर का ही भाग हुआ करता था, लेकिन अब ये अलग जिला बन गया है, कोटपुतली बेरोड। तो अब जो बेरार सभ्यता है ये कोटपुतली बेरोड के अंदर स्थित है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। 1837 के अंदर कैप्टन ब्रट जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, उसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये सबसे नवीनतम जो खोजा गया क्षेत्र है बेरार सभ्यता, सबसे नवीनतम है। बीजक की डोंगरी से बारबो शिलालेख खोजा गया था। कैप्टन ब्रट द्वारा ही ये बारबो शिलालेख खोजा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बारबो शिलालेख किसके द्वारा खोजा गया था। तो ये कैप्टन ब्रट द्वारा खोजा गया बीजक की डोंगरी से। और ये जो बारबो शिलालेख है इससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। और बारबो शिलालेख से ही अशोक की जानकारी मिलती है, यानी मौर्य काल से संबंधित रहा है अशोक, मौर्य काल का ही शासक था। अशोक के बुद्ध धम्म और संघ की जानकारी बारबो शिलालेख से मिलती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बारबो शिलालेख है जिससे अशोक के बारे में क्या जानकारी मिलती है, या फिर बुद्ध धम्म और संघ के बारे में जानकारी मिलती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कलाइल ये 71-72 के अंदर आया और इसने भीम की डोंगरी की दूसरा शिलालेख खोजा था। भीम डोंगरी से इसने दूसरा शिलालेख खोजा। किसके द्वारा दूसरा शिलालेख खोजा गया था। तो कलाइल के द्वारा खोजा गया था 1971-72 के अंदर। अब हम देखते हैं कि बेरार सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था। तो दयाराम साहनी जिन्होंने 1936-37 के अंदर इस यहाँ का उत्खनन कार्य किया था। और नीलरतन बनर्जी और कैलाश चंद्र दीक्षित, इनके द्वारा 1962 के अंदर यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित द्वारा 1961-62 में, और दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 के अंदर उत्खनन कार्य किया गया। तो चलिए आगे देखते हैं। बेरार से संबंधित डोंगरी कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बेरार से संबंधित डोंगरी कौन सी नहीं है। तो इसके अंदर 4 जो डोंगरी है ये बेरार से संबंधित हैं। बेरार सभ्यता से कौन कौन सी, बिजक डोंगरी,
भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी और महादेव डूंगरी, ये 4 डूंगरी से विराट सभ्यता से संबंधित हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अंदर 3 डूंगरी तो इनमें से दे दी जाएगी और एक अदर दे दी जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 1999 ईस्वी में यहाँ से गोल बौद्ध मंदिर बीजक डूंगरी से मिला है, जिसमें स्तूप और मठ के प्रमाण मिलते हैं। किसके प्रमाण मिलते हैं? बीजक डूंगरी से स्तूप और मठ के प्रमाण मिलते हैं। जो बौद्ध मंदिर मिला है बीजक डूंगरी के अंदर, उससे बौद्ध और स्तूप और मठ के प्रमाण मिले हैं। अब हम देखते हैं आगे। राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के समय खुदाई के दौरान एक स्वर्ण मजूसा मिली है, जिसमें बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। स्वर्ण मंजूषा यहाँ से प्राप्त हुई, जिससे बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से 36 चांदी के सिक्के मिले हैं। कितने चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो 36 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 8 पंचमार्क सिक्के हैं और 28 जो सिक्के हैं वो इंडो ग्रीक जो यूनानी हुआ करते थे उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। 28 तो इंडो ग्रीक के। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 36 जो चांदी के सिक्के हैं वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वह बेराट से। 8 पंचमार्क सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। बेराट सभ्यता से स्वास्तिक व त्रिरत्न से अलंकृत से युक्त घड़े व दीपक मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह त्रिरत्न से अलंकृत युक्त घड़े व दीपक यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नाचता हुआ पक्षी का अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये बेराट से प्राप्त होते हैं। पत्थर की सड़क, लोहे की कील, हाथ से बुना वस्त्र कहाँ से प्राप्त है? यहाँ से भी प्राप्त होता है, हाथ से बुना हुआ वस्त्र बेराट से। शंख लिपि के प्रमाण किस सभ्यता स्तर से प्राप्त होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है कि शंख लिपि का जो प्रमाण है किस सभ्यता स्तर से प्राप्त होते हैं? तो ये बेराट से प्राप्त होते हैं। विध्वंस, इनका विध्वंस कैसे हो गया था? बेराट सभ्यता इसका विध्वंस कैसे हुआ था? तो यहाँ पर आए थे हूण आक्रांत आए थे उनके द्वारा। मिहिर कुल, इसने यहाँ पे आक्रमण किया और इस सभ्यता स्थल यानी बेराट को यहाँ पर ऐश तैश कर दिया था। इसने यहाँ पर सब कुछ नष्ट कर दिया था, तो इसका यहाँ से समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। किसने आक्रमण किया था? हूण आक्रांत थे मिहिर कुल। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर स्थित प्राचीन सभ्यता स्थल कौन कौन से थे और जो महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको ध्यान में होना ही चाहिए। जो मैप के थ्रू है थोड़ा सा आपको ध्यान में रहेगा। मैप के थ्रू पढ़ी हुई चीज़ें आसानी से नहीं भूलते, याद रहती हैं। यानी हनुमानगढ़ के अंदर कौन कौन सी सभ्यता स्थल स्थित हैं? तो हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमेल, बडोपल, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित हैं। सोंती सभ्यता, जिसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ से स्थित है? ये बीकानेर के अंदर स्थित है। तिलवाड़ा सभ्यता जो पहले बालोतरा के अंदर स्थित थी, वर्तमान के अंदर ये पहले बाड़मेर के अंदर, वर्तमान के अंदर बालोतरा के अंदर स्थित हैं। गिलुंड और पंचमाता ये सभ्यता कहाँ पर स्थित हैं? तो ये राजसमंद के अंदर स्थित हैं, ध्यान में रखना है। आहड़ सभ्यता ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये उदयपुर के अंदर स्थित हैं। भीलवाड़ा के अंदर कौन सी सभ्यता स्थित है? बागोर सभ्यता है, ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित हैं। और नगरी के अंदर कौन सा सभ्यता है? तो नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है सभ्यता। नगरी कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। टोंक में कौन कौन सी सभ्यता स्थित है? तो ये रेड और नगर ये किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये टोंक के अंदर स्थित है। नोह और तर जो सभ्यता है ये भरतपुर के अंदर स्थित है। कोटपुतली बेहरोड जो जयपुर से अलग हुआ है, इसके अंदर कौन कौन सी सभ्यता स्थित हैं? तो ये बेराट सभ्यता स्थल यहाँ पे स्थित है कोटपुतली बेहरोड के अंदर। नीम का थाना जो इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पर स्थित है? नीम का थाना में कौन कौन सी सभ्यता स्थित हैं? तो यहाँ में इसमें नीम का थाना के अंदर सुनारी और गणेश्वर सभ्यता स्थल स्थित हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर जो महत्वपूर्ण सभ्यता थी
उनके बारे में हमने पढ़ा। और ये जो सेशन था बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। सभी वैकेंसी में इससे कम से कम 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना और अच्छे से पढ़ो। लमसम इसमें सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमने कवर किए हैं। तो चलिए आज का सेशन समाप्त होता है। इसके बाद अब हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे।